हेलो फ्रेंड्स। ये 7th क्लास की पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। जिसमें कि मैंने इससे पहले वीडियो में इसका पहला पार्ट बता दिया, जिसमें मानवीय गरिमा का मूल्य क्या होता है। तो मतलब गरिमा का मतलब असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वो उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ, जिसके बारे में मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में भी पिछले वीडियो में बता दिया और अंसारी परिवार के बारे में बता दिया है। वही इसमें बताया गया कि मानवीय गरिमा का मूल्य यानी कि जब उनकी जाति प्रथा या इनमें से लिंग के आधार पे या फिर उच्च वर्ग के आधार पे, मध्यम वर्ग के आधार पे या निम्न वर्ग के आधार पे इस प्रकार से भी उनमें भेदभाव किया था, वो उनके क्या है प्रतिष्ठा पे पड़ता है, यानी कि मानवीय गरिमा पे पड़ता है। देखिए, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुँचे। सही बात है, अगर किसी को जाति के कारण उसे रेंट पे रहने को नहीं मिला या फिर किन्हीं को जाति प्रथा के कारण या धर्म के कारण उनको स्कूल में मतलब पूरा झाड़ू लगाने को दिया गया, ये सब इसमें बताया गया। मानवीय गरिमा का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए, समानता कैसे होती है। भारतीय संविधान जब व्यक्तियों को समान मानता है, इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई या खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये क्या हुई है, पहले से सही हुई है। फिर कम से कम भारतीय संविधान में जब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है, जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानूनों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। अब देखिए, ये समानता और समानता का जो व्यवहार है, इसके लिए भेदभाव मिटाने के लिए बहुत प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। अब जैसे कि सबसे पहले देखिए, एक है मिड डे मील। आप लोगों को पता होगा मिड डे मील की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, कब हुई थी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। मिड डे मील के बारे में जो डिटेल आप लोगों को पता होगा बताएंगे कमेंट में। जैसे कि देखिए, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। अब जैसे कि देखिए, सबसे पहले एक ये कदम उठाया गया, मतलब मिड डे मील मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई और 2001 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए थे। यानी कि सबसे पहले कहाँ, तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश किया कि सभी राज्य अपने स्कूल में इसे शुरू कर दें। इससे क्या होता था, जो गरीब तबके के बच्चे थे, भूख के कारण स्कूल नहीं आ पाते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था, उन्हें खाना मिलता था, और जो उनकी माँ होती थी जो काम पे जाती थी, उनको भी मतलब काम छोड़ के फिर घर आना पड़ता था बच्चों को खाने के लिए, इससे भी वो भी टेंशन फ्री रहते थे। इससे क्या हुआ कि स्कूल में बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। दलित वर्ग के या जो गरीब तबके के हैं उनकी संख्या स्कूल में बढ़ने लगी। लेकिन फिर इसमें एक चीज़ पहले ये भी होता था, जो अगर बच्चा लंच में खाने के लिए घर गया तो फिर वापस आता ही नहीं था। इससे नामांकन में भी वृद्धि हुई और बच्चों की पढ़ाई में भी वृद्धि हुई। जैसे कि देखिए, यहाँ पे बताया गया है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। ये बात भी सही है। देखिए, इसमें बताया गया है, आज भी देश के कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है।
इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में धकेला जाता है, उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। अब देखिए, इसमें एक ये भी है, इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, यानी कि कोई भी किसी से कम नहीं है। अब देखिए, अगला पॉइंट है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल भारत में ही है। क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है? सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से हटा कर। गोरा काला में इतना भेदभाव था, अभी भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी जड़ से तुरंत में ख़त्म नहीं हो पाती है। अब देखिए, ये एक रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जिसके बताए वो पूरे दिन काम से थक के बस से यात्रा कर रहे थे, घर जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें गोरे व्यक्ति को अपने सीट से उठने के लिए मजबूर किया गया और उनको अपना सीट देना पड़ा। लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया। इससे यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। अब देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र की चुनौती, और ये चैप्टर ख़त्म है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। लोकतंत्र की चुनौती का मतलब यह है, सबको समान रूप से समता का अधिकार मिला और सभी को समान अवसर मिले। आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है।